नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर फणींद्र सोलंकी जी से, जो कि यूरोलॉजिस्ट एंड सर्जन हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड एचओडी हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के। और आज हम इनसे बात करेंगे इन्फेक्शन, स्टोन्स और प्रोस्टेट के ऊपर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, इन्फेक्शन को लेकर कि यूरोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। देखिए, बेसिकली एक यूरोलॉजिस्ट जो डील करता है जी वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब यूरिन बनाने का काम, मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, मतलब पेनिस, टेस्टिस, जी इनकी बीमारियों और इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी से हम डील करते हैं। तो किडनी में होने वाली बीमारियां, स्टोन, इन्फेक्शन, ट्यूमर, प्रोस्टेट की बीमारी, स्ट्रिक्चर की बीमारी, इनके कैंसर, इन सब से यूरोलॉजिस्ट डील करता है। जी। सर, यूटीआई इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या लक्षण? यूटीआई इन्फेक्शन बड़ा ब्रॉड टर्म है, क्योंकि मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मेल्स में यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। जी और बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हम अभी मेल बच्चे की बात कर रहे हैं, जी तो उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ कारण होता है। जी। ओके। सिमिलरली मेल एडल्ट में अगर है तो उनमें भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि मेल का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है जी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी कारण से या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम से या डिजीज से एसोसिएटेड होता है। ओके। फीमेल्स में हर ग्रुप में, हर एज ग्रुप में मेल्स की तुलना में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। जी फीमेल गर्ल चाइल्ड में भी इन्फेक्शन होता है, यंग फीमेल्स में होता है और ओल्ड एज में होता है, और इन सब में रीज़न अलग अलग होते हैं। जी। तो अगर हम ओल्ड एज की बात करें फीमेल्स में, तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो डायबिटीज़ ओके। है ना। और यंग फीमेल्स में, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉमन होता है। ओके। सर, स्टोन की प्रॉब्लम होती क्यों है, मतलब इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, स्टोन एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, और जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, स्टोन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा जी है। स्टोन्स बेसिकली क्रिस्टल्स हैं, सॉल्ट्स हैं जो एग्रीगेट हो जाते हैं। तो जो हम लोग मेन रीज़न बताते हैं वो ये है कि पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी होती है। सोडियम इंटेक अगर हमारा ज़्यादा है, मतलब सॉल्ट इंटेक अगर हमारा ज़्यादा है, जी। और हमारे बॉडी की टेंडेंसी है, ओके। तो हम स्टोन बनाएंगे। और स्पेशली अगर आप देखेंगे कि गर्मी के सीज़न में स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी का इंटेक कम हो कम। जाता है, और इनसेंसिटिव या इनसेंसिबल वाटर लॉस जो स्वेटिंग के कारण होता जी है, वो बढ़ जाने के कारण स्टोन का इंसिडेंस गर्मी के समय पे बढ़ जाता है। जी अगर हम स्टोन के लक्षणों की बात करें, जी। तो स्टोन का जो मोस्ट कॉमन या सबसे कॉमन लक्षण है वो है पेन। तो किडनी स्टोन का जो पेन है वो फ्लैंक एरिया पे होता है, और यूरेटर का उसमें नीचे आता जाता है। ओके। ब्लैडर स्टोन के लक्षण बेसिकली पेशाब में जलन के साथ प्रेजेंट करता है। तो पेन मेन रीजन है, मेन जी। सिम्टम है। साथ में कई पेशेंट्स को पेशाब में खून आता है, बट पेशाब में खून आना यूजुअली स्टोन के कारण नहीं होता है, उसके दूसरे कॉमन रीजंस है, जी लेकिन पेशाब में खून भी आ सकता है। तीसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है स्टोन के पेशेंट को एज अ प्रेजेंटिंग सिम्टम। जी। तो ये ओके। 3-4 सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया, डायबिटिक पेशेंट है, उसको स्टोन है, और बगैर पेन हुए अगर इन्फेक्शन हो गया, तो फीवर के साथ भी ऐसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। सर, ये जो पथरी या स्टोन होती है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि दोबारा से ना हो? जैसा मैंने बताया कि एक तो हमारे बॉडी की टेंडेंसी होती है स्टोन बनाने की, जी और दूसरा पानी की कमी मेन रीज़न है, और तीसरा ये ज़्यादातर जो हमारे स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, तो डाइटरी इन्फ्लुएंस भी उसका एक रीज़न होता है। जी। तो अगर हमें स्टोन से बचना है, जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और हम सॉल्ट इंटेक कम रखें। ओके। एक आम धारणा है कि सुपारी खाने से या फिर जो कलम चौक बत्ती होती है वो खाने से स्टोन होते हैं, तो कितना सच है ये? ये मिथ है कि सुपारी खाने से स्टोन होता है। हाँ, सुपारी खाने से दूसरी बड़ी बीमारी कैंसर के रूप में होती ओके। है, स्टोन नहीं होगा। और कैल्शियम का कई लोग, आपने जैसे
चौक बोला जी तो हम उसको कैल्शियम बोलते हैं। जी कई लोग पेशेंट आके हमसे पूछते हैं कि वो कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं, जी उसके कारण स्टोन हो गया। तो ऐसा हमारी स्टडीज में पाया गया है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इंसिडेंस का उन लोगों में जो कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं और जो कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं। ओके। सर, एक और आम लोगों की धारणा है कि एक बार ऑपरेट करने के बाद स्टोन दोबारा होता है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने ऑपरेट करवा लिया है। ये कितना सच है? ये बहुत कॉमन मिथ है कि स्टोन का लोग वो ऑपरेशन नहीं कराते, उनका बोलना होता है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा होता है। जी, ऑपरेशन के बाद दोबारा नहीं होता है, वो तो टेंडेंसी है बॉडी शरीर की, की, जो हाँ। टेंडेंसी रहेगी। जी, जो इलाज होता है वो तो इस समय के स्टोन का होता है। जी, तो स्टोन के इलाज के तरीके से अगली बार होने या नहीं होने का कोई कोई ताल्लुकात नहीं ताल्लुक होता है। नहीं। जी, अगर जी, आप इस बार का स्टोन ऑपरेट नहीं कराएंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन जरूर आपको हो सकते हैं। भाई जी, आपको राइट साइड का स्टोन है, राइट किडनी का, राइट यूरेटर का, आप अगर ऑपरेट नहीं कराओगे तो कुछ समय बाद लेफ्ट का भी हो सकता है। तो इसका इलाज से कोई ताल्लुकात नहीं। जी, मतलब बॉडी की टेंडेंसी हो गई हाँ, स्टोन बनाना, तो वो बना सकती है बना बाद में सकता भी है, कभी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जो स्टोन है वो किडनी और गॉल ब्लैडर में ज़्यादातर होता है, तो कभी-कभी यूरेटर में भी फँस जाती है, तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, अगर हम सावधानी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि गर्मी से बचाव करना हाँ, है, हमारा वाटर इनटेक जो इनटेक है वो ज़्यादा हो। सबसे इम्पोर्टेंट जी, फैक्टर जी, है जी। कि हमारा वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। और गॉल ब्लैडर के स्टोन की जो बात करें, गॉल ब्लैडर का जो हमारा डाइटरी चेंजेस हुए हैं, जो वेस्टर्नाइज्ड डाइट हम ले रहे हैं, जी, उसके कारण गॉल ब्लैडर का इंसिडेंस, गॉल ब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। जी। और जो हमारी पुरानी डाइट थी जो हिंदुस्तानी की, उसमें गॉल ब्लैडर कम देखा जाता था। लेकिन अभी जैसे जैसे हम मॉडिफाई हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। गॉल ब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ओके, तो कहीं न कहीं जंक फूड और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल। असर कर रही हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? किन केसेज़ में लाभकारी होती है? देखिए, ये अगर हम एक पर्टिकुलर लिथोट्रिप्सी की बात जी, करें तो ये एक स्टोन ट्रीटमेंट की मोडेलिटी है, ओके। जिसमें कि हम पेशेंट को बुलाते हैं। ये कोई, इसमें ना कोई ऑपरेशन होता है, ना पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना टाँका, ना चीरा, कुछ नहीं आता है। एक मशीन होती है बड़ी लिथोट्रिप्टर, जिसमें पेशेंट को लेटाते हैं, स्टोन फोकस करते हैं और स्टोन को शॉक वेव से तोड़ देते हैं। ओके, बट हर स्टोन उस शॉक वेव से या लिथोट्रिप्सी से टूटेगा ऐसा नहीं होता है, ओके, उसके क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया में स्टोन साइज, स्टोन की लोकेशन, स्टोन की डेंसिटी और इन्फेक्शन है कि नहीं, पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। ओके, तो जो हमें इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है स्टोन, उसको हम लिथोट्रिप्सी देते हैं। ये बगैर टाँके, बगैर चीरे, बगैर ऑपरेशन का एक तरीका है ऑपरेशन जी, का। और जी, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन आती है कि डेंसिटी, स्टोन के साइज और लोकेशन की, वो बेस्ट तरीका होता है सीटी स्कैन से, क्योंकि हमें एक्सरे से लोकेशन और साइज तो पता चलता है, डेंसिटी हमें सीटी स्कैन से पता चलती ओके। जैसा आपने बताया कि कई सारे प्रोसीजर हैं कि स्टोन को हमारे या तो आप ब्लास्ट करते हैं या जो भी आपकी टेक्निक्स हैं, तो इसके अलावा और क्या, मतलब किस तरह से और ऑपरेट किया जा सकता है? है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि स्टोन कहाँ पर है और किस साइज का है, ओके, और डेंसिटी जैसे मैंने बताया। जी। तो हम अगर डिवाइड करें कि किडनी स्टोन होते हैं हुँ, हुँ। और कुछ स्टोन यूरेटर में आके जी, फंस जाते हैं। तो ओके, पहले किडनी सबसे, जहाँ पे यूरिन बनती है, फिर यूरेटर से किडनी फ्लो होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक आती है। जी, तो तीन से जगह हो गई, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ब्लैडर। जहाँ स्टोन हो सकते जी, हैं। जी, तो अगर हम पहले किडनी स्टोन की बात करें तो किडनी स्टोन का साइज जो है, अगर वो 1 या 1.5 सेंटीमीटर से छोटा है तो हमारे पास लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन है, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की, जी, लेकिन हमें जी। उसके लिए स्टोन की डेंसिटी देखनी पड़ेगी। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इतने छोटे स्टोन के लिए, वो एक RIRS है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम फ्लेक्सिबल स्कोप्स यूज करते हैं, जो पेशाब के रास्ते से डायरेक्ट ऊपर किडनी तक जाते हैं, स्टोन को फ्रेगमेंट करते हैं और स्टोन को निकाल के लाते हैं। तीसरी जो स्टोन की मोडेलिटी है, जब स्टोन बड़ा होता है या हार्ड होता है, छोटा हुँ, स्टोन अगर हार्ड है या बड़ा है, या उसकी लोकेशन ऐसी है कि हमारी जो प्रीवियस दो मोडेलिटी है वो काम नहीं करेंगी, हुँ, तो हुँ। फिर हम PCNL करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें पेशेंट को एडमिट करते हैं, हम पीठ में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, वहाँ से हम अपनी दूरबीन या स्कोप्स अंदर लेके जाते हैं, किडनी के स्टोन को फ्रेगमेंट करते हैं और निकालते हैं। तो किडनी स्टोन की जो मोडेलिटी मैंने बताया, पहला लिथोट्रिप्सी, दूसरा RIR, तीसरा PCNL।
चौथा, अगर ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर जी। हम छोटे शहरों की बात करें, बट आजकल तो छोटे शहरों में भी अवेलेबल हो जी। गया है, तो फिर ओपन सर्जरी भी एक मोडेलिटी है। कितने दिनों में पेशेंट खड़ा हो जाता है ऑपरेशन के बाद? पीसीएनएल और आरआईआर के बाद तो पेशेंट सेकेंड डे ही बैठ के खाना खाता है और अपना घर चला जाता है पैदल चल के, जी। और एक आध हफ्ते में पूरा कंप्लीट फिट हो जाता है। हम्म। हाँ, चीरे वाले ऑपरेशन के बाद उसे टाइम लगता है, 8-10 दिन जी। पेन रहता है जिसमें तकलीफ होती है, इसलिए ये मोडेलिटी लगभग अब बड़े शहरों से समाप्त हो रही है। अगर हम अब यूरेट्रिक स्टोन की बात करें, तो जी। यूरेट्रिक स्टोन के लिए यूरेट्रोस्कोपी होती है। यूरेट्रोस्कोपी हम लोग दो टर्म यूज करते हैं, एक फ्लेक्सिबल स्कोप यूज करते हैं और एक सेमी रिजिड स्कोप यूज करते हैं, ओके। तो उससे स्टोन निकालते हैं। ठीक, जी। इसमें भी एक ओपन सर्जरी की मोडेलिटी अवेलेबल है। अगर आपके पास ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है तो ओपन सर्जरी की जा सकती है। ओके। अगर पेशेंट जिसको किडनी में स्टोन है तो वो शुगर या बीपी का पेशेंट है, तो क्या परेशानी आती है ऑपरेशन में? देखिए, शुगर और बीपी के पेशेंट में केवल ऑपरेशन के दौरान नहीं, ऑपरेशन के पहले भी परेशानियां आ सकती हैं। अगर हम बीपी की बात करें, तो बीपी वाले पेशेंट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब यूरेटर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है और सूजन आ गई, तो उनका बीपी बढ़ सकता है। तो ओके। यूजुअली जो पेशेंट रहते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट जिनको दोनों किडनी में स्टोन है और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, इलाज के बाद, स्टोन के इलाज के बाद ठीक भी हो जाते हैं। जी। दूसरा, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, कई बार आपने देखा है कि स्टोन का पेशेंट घूमता रहता है, कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी जी। आयुर्वेद होम्योपैथिक का इलाज ले रहा है, वो ठीक रहता है। लेकिन यही डायबिटिक पेशेंट अगर वेटिंग में है स्टोन के कारण, जी। तो उसके शुगर बढ़ने से उसमें हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ओके। आप स्टोन के साथ वेट कर रहे थे, पता चला आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, हाँ। तो पहले ऑपरेशन के पहले ही ये खतरनाक है। ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कारण पेशेंट का ऑपरेशन में रिस्क बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल। स्टोन होने पर हमें खान-पान में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? अक्सर सुनते हैं हम कि बीजे वाली सब्ज़ी, फल ये सब नहीं खानी चाहिए, कितना सच है ये? देखिए, स्टोन डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में होते हैं। जी। सबसे कॉमन होता है ऑक्सलेट स्टोन, फिर यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, और सबके बनने के कारण अलग अलग होते हैं। तो पहले अगर हम जो मोस्ट कॉमन स्टोन टाइप है वो ऑक्सलेट स्टोन है। तो जो भी आप ये बीजे वाली चीज़ों की जी। बारे में बात कर रहे हैं, वो ऑक्सलेट के सोर्स। ओके। तो ज़्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, तो हमें डाइट से अगर ऑक्सलेट निकाल दें, हुँ, हुँ। अगर हम डाइट से ऑक्सलेट निकाल दें, तो जी। उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो पालक, टमाटर, जो बीज जी, वाली चीज़ें जी, हैं, वो भिंडी। ऑक्सलेट सोर्स है, तो जी। हमें ऑक्सलेट का सोर्स कम करना पड़ता ओके। है। ऐसे ही यूरिक एसिड स्टोन अगर है, तो हमें प्रोटीन प्रोडक्ट्स कम करने पड़ते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है, उसको यूरिक एसिड स्टोन है, तो हम उनका नॉन वेज कम कराते हैं। ओके। ठीक, अगर अगर कैल्शियम है, तो हम कैल्शियम इंटेक भी कम कराते हैं। जी। जो फ़ायदा करते हैं वो साइट्रेट रिच फूड फ़ायदा करते हैं, क्योंकि जब कैल्शियम साइट्रेट के साथ कंबाइन करता है तो वो वाटर सॉल्युबल रहता है, जो कि वॉश आउट हो जाएगा, स्टोन नहीं बनेगा। जब कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ कंबाइन करेगा तो स्टोन बनने के चांस रहते हैं। तो जो साइट्रेट रिच फूड है, जैसे लेमन, पाइनएप्पल, ये हमें फ़ायदा करते हैं। ओके। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, तो उसका क्या उपाय है? गॉल ब्लैडर क्या स्टोन, केवल उसको रिमूव करना ही लास्ट ऑप्शन? देखिए, ये बड़ा कॉमन होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, तो जब किडनी स्टोन या यूरेटर स्टोन का पेशेंट आता है, तो हम बात करते हैं कि हम स्टोन निकाल देंगे। जी। किडनी निकालने या यूरेटर निकालने की बातें नहीं बिल्कुल करते नहीं। हैं। जी। जबकि गॉल ब्लैडर का आता है तो हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर निकालते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि जी। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है तो पूरा गॉल ब्लैडर ही निकलेगा, ओके। है ना। अगर आप ऑपरेशन ऑफर कर रहे हैं तो उसमें स्टोन बस नहीं निकालते, अच्छा। गॉल ब्लैडर स्टोन ही निकलता है, गॉल ब्लैडर पूरा पूरा निकलता है स्टोन निकलेगा। के साथ। ओके। तो अगर निकालते हैं, ऑपरेट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है उसके बिना? ये बड़ा, हर आदमी ये पूछता है कि फिर हमारा पाचन क्रिया बिगड़ जाएगा, जी। क्योंकि पित्त नहीं मिलेगा तो खाने में समस्याएं होंगी। ऐसा नहीं होता है। जो पित्त बनता है, जो बाइल बनता है, वो लीवर में बनता है। अबाउट 2.5 टू 3.5 लीटर बाइल डेली हमारी बॉडी में बनता है। उसमें से 150 से 200 ml बस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। तो ओके। बाकी का तो पूरे समय आ ही रहा है ना। जैसे आप फूड लेते हो, इंटेक लेते हो, तो बाइल बाइल अवेलेबल हो जाता है फूड की डाइजेशन के लिए। जी।
जब हम एक्स्ट्रा फैट लेते हैं तब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होके एक्स्ट्रा बाइल प्रोवाइड करता है। जी। तो गॉल ब्लैडर के नहीं रहने से बाइल कम नहीं होने वाला है, सिर्फ थोड़ा स्टोरेज कम हो जाएगा और उसमें कोई ऐसा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं अगर कि भाई मुझे आप कुछ खाने की सलाह दीजिए, जी। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो आप यही बोलोगे कि तेल की चीजें मत खाओ और जी। थोड़ा कम जी खाओ। तो बिल्कुल। बस यही दो एडवाइस रहती है गॉल ब्लैडर के स्टोन के ऑपरेशन के बाद। ओके। किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है या खराब हो रही है तो जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है, तो डायलिसिस होने के बाद कितने दिनों तक सरवाइव कर पाता है पेशेंट? देखिए, इस पे भी थोड़ा हमें डिटेल में डिस्कस जी करना बिल्कुल। पड़ेगा। जो किडनी खराब होती है वो दो प्रकार से खराब हो सकती है, दो प्रकार की बीमारियों से, सर्जिकल रीनल डिजीज और मेडिकल रीनल डिजीज। ओके। मेडिकल रीनल डिजीज मतलब डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ हम्म। इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण किडनी खराब हो रही है, जी। वो यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। ऐसे पेशेंट अगर डायलिसिस में जाते हैं, डायलिसिस चालू होती है, तो फिर वो लगातार डायलिसिस में रहते हैं। फिर उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट होता है कि वो ट्रांसप्लांट करा लें, हम्म। नहीं तो पूरी लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चलती है उनको। जी। जबकि जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे दोनों तरफ स्टोन हो गया जी। यूरेटर में, जी। या किडनी में स्वेलिंग है किसी कारण से, या पेशाब के रास्ते में रुकावट है तो किडनी खराब होती है, तो ऐसे केसेस में रिवर्सिबल होता है। ओके। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसका क्रेटिनिन बढ़ गया है, किडनी एक्यूट खराब हुई है जी। स्टोन के कारण, तो एक दो बार डायलिसिस किया और स्टोन का ऑपरेशन किया, फिर डायलिसिस बंद हो जाती है। ओके। तो क्या कारण है, किस कारण डायलिसिस दी जा रही है, उससे डिसाइड होता है कि डायलिसिस लंबा चलेगा, कि एक दो डायलिसिस, तीन डायलिसिस के बाद बंद हो जाएगा। हम्म। और अगर डायलिसिस चल रहा है, पेशेंट रेगुलरली डायलिसिस करा रहा है, इलाज प्रॉपर ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट है। बट ओके। हाँ, बेटर रिजल्ट ट्रांसप्लांट से आता है। ओके। आमतौर पर देखा जाता है कि बुजुर्गों में बार बार यूरिन की टेंडेंसी हो जाती है, क्यों होती देखिए, मल्टीपल रीज़न है इनके। सबसे कॉमन रीज़न है, अगर हम 50, 55 या 60 साल के ऊपर वाले लोगों की बात है? करें, जी। तो प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। ओके। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो हर पुरुषों में पाया जाता है, जी। ग्रंथि है। जी। और 50-55 की उम्र के बाद ये ग्रंथि बढ़ने लगती है। इसके कारण जो पेशाब में लक्षण आते हैं, जैसे रात में बार-बार उठना, दिन में बार-बार पेशाब लगना, पेशाब लगने पे थोड़ा रोक पाने में डिफ़िकल्टी होना, या पहुँचने से पहले लीक हो जाना, पेशाब करने पहुँचे तो स्टार्ट नहीं हो रही है, जी। धार अच्छी नहीं है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है और आखिरी में ऐसा लग रहा है कि पेशाब बच गई। ये सारे लक्षण प्रोस्टेट के कारण होते हैं। ओके। लेकिन सिर्फ़ प्रोस्टेट बस इन लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार डायबिटीज़ के कारण ऐसे होते हैं, ओके। कई न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ होती है, मतलब अगर किसी पेशेंट को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, या स्पाइन का ट्रॉमा हुआ है, या स्पाइन की सर्जरी हुई है, जी। तो भी ये सारे लक्षण आ सकते हैं। कैंसर पेशेंट, कैंसर प्रोस्टेट पेशेंट में भी ये लक्षण आ सकते हैं। तो ओके। यूजुअली, लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमन रीज़न की बात करें, तो प्रोस्टेट रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि 50-55 की उम्र के बाद बढ़ जाता है। ओके। क्या यंगस्टर्स में भी ये इस प्रॉब्लम के लिए प्रोस्टेट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, यंग्स में यूजुअली प्रोस्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो ओके। हमारे सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पेशाब के लक्षण हर बार प्रोस्टेट के कारण होंगे ऐसा नहीं होता है। ओके। यंग एज में भी प्रोस्टेट के कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रीज़न होता है उसमें स्ट्रिक्चर होता है, इन्फेक्शन होता है। स्ट्रिक्चर मतलब पेशाब के रास्ते की सिकुड़न अगर हो गई है, जी। तो पेशाब के यही लक्षण हो सकते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको है तो भी यही लक्षण हो सकते हैं। और प्रोस्टेट का कई बार हम लोग उसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, एलिवेटेड ब्लैडर नेक कहलाती है बीमारी। उसमें भी यही लक्षण हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करके हम डिसाइड करते हैं कि क्या रीज़न है और पेशेंट कैसे हमारा इम्प्रूव करेगा, जी। मेडिसिन देना है कि सर्जरी देना है, उससे पता चलता है। जी। सर, प्रोस्टेट कैंसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिम्पटम्स हैं इसके? देखिए, यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट आता है प्रोस्टेट का, तो हम लोग इमीडिएटली रूल आउट करते हैं कि जो लक्षण के साथ मरीज आया है 50-55 के ऊपर, उसको क्या नॉर्मल प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हुआ है, जिसको हम बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, जी। या मैलिग्नेंट अथवा कैंसर है। जी। तो दो तरीके से डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ये रूल आउट करता है। पहले तो वो लैट्रिन के रास्ते का, जिससे पर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है। जी। क्योंकि हम लोग इतने सालों से प्रोस्टेट को छू रहे हैं, तो इमीडिएटली हमें आइडिया लग जाता है कि जिस प्रोस्टेट को हमने छुआ वो नॉर्मल है या कैंसर हो सकता है।
दूसरा जो टेस्ट हम करते हैं PSA कहलाते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करते हैं, जी। जो कि ब्लड टेस्ट है। ओके। उसमें हमें पता चल जाता है कि कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। अगर एक बार कैंसर की संभावना है तो आगे जांचें करके उसको कंफर्म किया जाता है कैंसर है कि नहीं है, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा और ऐड करूँगा जी, कि बिल्कुल। प्रोस्टेट के जो लक्षण वाले मरीज आते हैं और अक्सर थोड़े डरे रहते हैं, उनको जी। लगता है कि डॉक्टर ऑपरेशन बोलने वाला है, हम्म। और इस चक्कर में वो लेट प्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो मैं बता दूं कि अगर आप अर्ली प्रेजेंट करते हैं तो 80-90% चांस रहता है कि आप दवाइयों से ठीक रहेंगे। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि दवाई हमने लिखी 20 दिन की और मरीज ठीक हो जाता है और स्टॉप कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्टेट क्योर नहीं होता, प्रोस्टेट कंट्रोल होता है। ओके। मतलब अगर आप दवाई लेने से ठीक हुए हैं तो आपको दवाई लंबे समय लेना पड़ेगा। आप 20 दिन ठीक थे और बंद कर दिए, ऐसे में आपको रिकरेंस दोबारा हो जाएगा। वो रिकरेंस का भलाई टाइम डिफरेंस हो सकता है, जी। हफ्ते भर में हो सकता है, महीने भर बाद हो सकता है, साल भर बाद हो सकता है, बट जी। रिकरेंस होगा। तो अगर हम पेशेंट को दवाई से ठीक रखते हैं तो मरीज के लिए बेहतर है कि वो कंटिन्यू करे, मेडिसिन मिलता रहे हम लोग। जी, ये बताइए कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद क्या दोबारा हो सकता है ये? प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद प्रोस्टेट डेफिनेटली दोबारा हो सकता है, बट चांसेस कम रहते हैं। जी। क्योंकि हम प्रोस्टेट का जब बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं तो जो बढ़ा हुआ पार्ट है हम वो निकालते हैं, ओके। पूरा प्रोस्टेट नहीं निकलता है। तो हम्म। जैसे आम आदमी हमसे बोलता है हमारा तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया था, तो हम्म। वो ऐसा मान के चलता है कि प्रोस्टेट निकल गया था, ओके। जबकि प्रोस्टेट नहीं निकलता है। जो एनलार्ज पोर्शन होता है, जो पेशाब के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, जी। हम उसको निकालते हैं। तो डेफिनेटली वो दोबारा बढ़ फिर सकता से है, बढ़ बट सकता यूजुअली है। ऐसा जी। नहीं होता है। जी। दूसरा एक और चीज, कई पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, बाद में कैंसर हो जाता है। हाँ। तो यहाँ अगेन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बेनाइन एनलार्जमेंट के लिए जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं उससे कैंसर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। क्योंकि प्रोस्टेट के अलग अलग पोर्शन से कैंसर अराइज होता है और बेनाइन एनलार्जमेंट अलग पोर्शन से आता है। तो अगर हमने प्रोस्टेट का ऑपरेशन, जिसको TURP कहते हैं यूजुअली, वो किया है, जी। वो आपको कैंसर से नहीं बचाता है। आगे भी कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट। जी। यूरोलॉजी से रिलेटेड कैंसर के टाइप्स के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए इन्हें अपन एक एक करके जी, बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जो कॉमन है वो ब्लैडर कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, जिसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेशाब में खून आना। पेशाब में खून आता है और ऐसा नहीं होता कि आज आया है वो लगातार आता रहेगा। जी, ओके। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है। आज खून आया, पता चला, अब अगली बार 1 महीने बाद आएगा। हाँ। तो अगर किसी 50 या 55 साल की उम्र वाले, ज्यादातर ये कैंसर 5th और 6th डिकेड का है, बट पहले भी हो सकता है। जी। लेकिन अगर पेशाब में खून आया है पेशेंट को, तो आपको इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट से या किसी भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और सोनोग्राफी कराना है। जी। कई बार हम सीटी स्कैन भी रिकमेंड करते हैं, या ज्यादातर हम सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं 55 साल के ऊपर वाले मरीजों को, अगर हमें सोनोग्राफी में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो ब्लैडर कैंसर का मुख्य जो लक्षण है वो ब्लड आना है यूरिन में, और उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। भलाई आपकी पेशाब दूसरे दिन से क्लियर हो गई हो या एक ही बार खून आया हो, तो आप उसको ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि आप ठीक हो गए। आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराएं। जी। और जो ब्लैडर कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब बार बार लग सकती है, जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर ब्लैडर को रूल आउट करना। ब्लैडर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो दूरबीन से और चीरे से होता है। वो डिपेंड करता है किस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आया, कितना फैला हुआ है। जी। अगर हम किडनी के कैंसर की बात करें तो किडनी कैंसर जो है को आजकल चूंकि इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो रहे हैं इसलिए जल्दी पकड़ में आता है। अदरवाइज किडनी कैंसर की यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते। आपको हल्का सा आपके साइड्स में भारीपन लग सकता है या कभी कभी दर्द हो सकता है। तो यूजुअली हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप अपने बॉडी में कुछ नया चेंज महसूस करते हैं, आप आइडियली इन्वेस्टिगेट कराएं, जिसमें सोनोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे आइडिया लग जाता है कि कहीं किडनी का कैंसर तो नहीं हो रहा है। किडनी का भी कैंसर क्यूरेबल कैंसर होता है। अगर अर्ली स्टेज में हम पकड़ लेते हैं और
ऑपरेशन करते हैं तो किडनी कैंसर भी ठीक हो जाता है। जी। किडनी कैंसर अर्ली पकड़ने में और भी अच्छी चीज़ ये है कि हम किडनी के कैंसर बस को आधी किडनी काट के निकाल सकते हैं, आधी किडनी बचा सकते हैं। लेकिन अगर लेट प्रेजेंटेशन है, ट्यूमर बड़ा हो गया है, तो फिर पूरी किडनी के पूरी किडनी साथ रिमूव निकलता करना है। पड़ेगा। जी। तीसरा जो कैंसर है, वो पेनिस का या लिंग का कैंसर है। वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट हैं, वो सफाई नहीं रखते। स्किन को प्रिप्यूशियल स्किन को पीछे नहीं खींचते हैं, जिसके कारण ये कैंसर बहुत कॉमन स्पेशली इंडियंस में, हिंदुओं में देखा जाता है। तो सफाई रखना, लिंग के चमड़ी को पीछे करके रोज साफ करना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है ऐसे कैंसर से बचने के लिए। या कोई भी आपको वहाँ नया घाव दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है। लोग बताते नहीं हैं, छिपाते हैं, जी। शर्माते हैं, डॉक्टर जी। से मिलते नहीं हैं, तो लेट प्रेजेंटेशन होता है। तो मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी कैंसर के लिए जो आदमी को प्रिकॉशन लेना है कि आप कुछ भी नया चेंज अगर महसूस करते हैं जी। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर वो उसने इन्वेस्टिगेशन बताए हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिससे कि आपका कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो पाए। ओके। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही है कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा देखा जाता है कि जब भी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखता है तो मरीज बड़ा रिलेक्टेंट रहता है, और अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है ना तो और दुखी हो जाता है कि फालतू में पैसे लग गए। जी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं तो हमें खुशी मनानी है कि हमें बीमारी नहीं आई है, रादर ये नहीं सोचना है कि हमारा पैसा लग गया। बिल्कुल। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शरीर में होने वाले हर नए चेंज को एप्रिशिएट करना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है, और आप प्रॉपर डॉक्टर को मिल के उसको पता लगाएं कि वो किस कारण से हो रहा है, जिससे कि बीमारी अगर हमको अर्ली स्टेज में हम पकड़ते हैं तो वो ज़्यादातर क्योरेबल होती हैं, ज़्यादातर पूरी तरह से ठीक हो जाती जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर फणींद्र सोलंकी जी से, जिन्होंने यूरिन से रिलेटेड, यूरोलॉजी से रिलेटेड कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, कि काफ़ी बारीक बीमारियों के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। उम्मीद करते हैं आप इन जानकारियों से ज़रूर लाभ उठाएंगे। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।